नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सत्ताई की लड़ाई, वोट चोरी पर आई। क्या देश में लोकतंत्र और संविधान के साथ वाकई कोई बड़ा खेला हो रहा है, या फिर चुनाव से पहले हार का डर विपक्ष से बड़े आरोप लगवा रहा है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सीधे तौर पर वोट की चोरी का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूचियों में धांधली की जा रही है और जानबूझकर विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। मामला सिर्फ वोटर लिस्ट तक नहीं थमा। अखिलेश ने एक ऐसा बयान भी दिया जिसने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार में जितने मंदिर तोड़े गए उतने किसी राजा के काल में भी नहीं तोड़े गए। सवाल यह है कि क्या मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों में कोई दम है, या ये सिर्फ चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश है? क्या विकास और कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को हटाने के मुद्दे को सपा एक बड़ा हथियार बनाना चाह रही है? और वहीं सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, जैसे कि विपक्ष दावे कर रहा है? इन्हीं सवालों पर होगी आज की बहस। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, आंकड़े अगर उठाकर देखें तो एसआईआर जो जल्दबाजी और हड़बड़ी में चुनाव आयोग ने की है, उसमें काफी ज्यादा लूप होल दिख रहे हैं। क्योंकि जो पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट है वो 12 करोड़ 70 लाख हो रही है, और जो एसआईआर ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी सरकार और भाजपा के साथ मिलकर बनाया है उनके इशारे पर, वो 12 करोड़ 56 लाख है। तमाम उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे गए हैं। तो ये हड़बड़ी किस बात की है? चुनाव तो 2027 में है। बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि कुछ विशेष लोग, चाहे वो दलित समाज, पिछड़े समाज या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, वोट न डाल पाए। जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो नाराज हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। लोगों का वोट काटकर किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है यानी एसआईआर, वह कहीं न कहीं इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत तरीके से जनता के हकों पर कुठाराघात करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। वो जीतना चाहती है, जबकि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तथा आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान है, भयभीत है, क्योंकि 5 साल का कार्य बीतने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य किया नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा और माफियाओं को समर्थन करने वाली, महिलाओं की इज्जत लूटने वाली, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली, उनको जेल भिजवाने वाली, अल्पसंख्यक समाज को अपराधी बनाने वाली समाजवादी पार्टी आज कहीं ना कहीं अपनी सत्ता जाने से इतनी बौखलाई हुई है कि वो आए दिन संविधान, न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसे बड़ी पारदर्शिता वाली एजेंसियों पर भी उंगलियां उठाने लगी। जो अखिलेश यादव अभी हाल ही के 2024 के चुनाव में गदगद दिख रहे थे, उनको यह आभास हो चुका है कि 2027 का चुनाव उनके लिए समाप्तवादी पार्टी बनने जा रहा है। तब उनकी बेचैनी स्वाभाविक है, और एसआईआर पर आरोप लगाना, चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बंद करिए। अखिलेश यादव जी, आपके अंदर क्षमता नहीं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और समाजवादी पार्टी को दूसरों के हवाले कर दीजिए। समाजवादी पार्टी आज अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है और सिर्फ अखिलेशवादी पार्टी बन चुकी है, और 27 में समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। तो बीजेपी का सीधा कहना है कि हार की आशंका है, इस वजह से अभी से जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि धांधली हो रही है। आइए इसको हम और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरह का हम इंटेंसिव रिवीजन देख रहे हैं, कभी एसआईआर के नाम से, कभी इंटेंसिव रिवीजन के नाम से। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं पहले भी थी, वही प्रक्रियाएं, कुछ चीजें हुई हैं, तकनीक के माध्यम से भी बदलाव हुआ है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं रत्नेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत स्वागत सर। अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी वेलकम कर रही हूं, और आप तीनों ही अपनी पार्टी के स्कूप पर्सन है जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले रत्नेश जी, आप से शुरुआत कर रही हूँ। जो आरोप लग रहे हैं, अगर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तो क्या सरकार ये भरोसा दिला सकती है कि किसी भी तरह का कोई भी चुनिंदा वोटर नहीं कट रहा है? क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि जाति को देखकर वोट काटे जा रहे हैं और सपा के स्पेशल वोटर्स को काटा जा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी बार बार इसमें धांधली का आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग आपके दबाव में काम कर रहा है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। जी पारुल जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। पारुल जी, सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी और ये बातें कहने वाले कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं किसी पार्टिकुलर राजनीतिक दल के, तो वो वाली मशीन अगर उनके पास हो तो प्लीज मुझे भी बता दे कि कौन सी वो मशीन है
जिससे ये पता चल जाता है कि ये वाला वोटर भारतीय जनता पार्टी का है, ये वाला वोटर कांग्रेस पार्टी का है और ये वाला वोटर समाजवादी पार्टी का है। क्योंकि वोट डालने जब व्यक्ति जाता है तो वो इंडिविजुअल होता है, गुप्त मतदान होता है, किसी को पता नहीं चलता कि उस मतदाता ने किसको वोट किया है। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक खास समुदाय का हो, कोई एक खास जाति का हो तो केवल एक ही पार्टी को वोट करेगा, वो अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। तो अखिलेश यादव जी का ये कहना तो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि अमुक व्यक्ति, अमुक जाति का व्यक्ति या अमुक धर्म का व्यक्ति केवल इसी पार्टी को वोट देगा, किसी दूसरी पार्टी को नहीं दे सकता है। दूसरी बात पारुल जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि वोट चोरी की जा रही है। देखिए, वोट चोरी तो हुई कि नहीं हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज बहुत बढ़िया से जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का दिल चुरा लिया है। और उसका परिणाम है कि 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ रही और अन्य प्रदेशों में भी सत्ता में आ रही, क्योंकि हमने लोगों के, मतदाताओं के दिल में क्या है वो हमने जान लिया है। मतदाताओं के दिल के मुताबिक हमने नीतियां बनाई है, उनका दिल जो चाहता है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं और उस कारण वो हमको वोट करते हैं। दिक्कत एसआईआर के डेटा में नहीं है पारुल जी, दिक्कत समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के बेटा में है। तो भैया, डेटा में दिक्कत ढूंढने के बजाय अपने बेटा में सुधार करिए। बेटा मतलब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, ये दोनों बेटा पार्टी को डुबा रहे हैं। रत्नेश जी, ये कहा जा रहा है पंचायत चुनाव में जो आंकड़ा है वो 12.27 करोड़ और चुनाव आयोग का जो आंकड़ा 12.56 करोड़, इसको भी लेकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ये गड़बड़ कहां हुई सर? देखिए पारुल जी, एक बात तो ये कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी जो वोटर लिस्ट है उसके लिए एसआईआर नहीं किया गया है। ये एसआईआर केवल उस लिस्ट का किया गया है जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग जारी करता है और उससे जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदान में वोटिंग होती है चुनाव में। तो ये वाली वोटर लिस्ट अलग होती है, पंचायत वाली वोटर लिस्ट तो सही कौन सी है फिर? मतदाता तो वही, कोई भी एसआईआर नहीं किया गया है। नहीं, पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर नहीं किया जा रहा है। ये चीज भी लेकर कोई कंफ्यूजन ना फैलाया जाए। उसके बाद इसे दुरुस्त किया जाएगा क्या? क्योंकि वोटर तो वही है, चाहे केंद्र करे चाहे राज्य करे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उसको लेकर, अगर उसको लगता है कि एसआईआर करने की जरूरत है पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की, तो बिल्कुल करेगा। स्वतंत्र निकाय है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, एक जो बात कही थी आपने कि मशीन लेकर आई है जो बता सके कि किसका वोटर है किसका नहीं। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हम ही कहते हैं कि ये जो है ये इस पार्टी की स्ट्रांग सीट है, ये पार्टी का स्ट्रांग होल्ड वाला एरिया है। तो ये तो आप लोगों को बहुत पहले से पता होता है कि कहाँ आप कमजोर हैं और किस जगह पर आपका वोटर ज्यादा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो खुद ही कहा था कि ये समाजवादी पार्टी तो जबरदस्ती परेशान हो रही है, हमारे वोटर ही सबसे ज्यादा कटे हैं। तो फिर योगी जी के पास कौन सी मशीन आई थी, है ना? तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। खैर, अब इसका जवाब अब आगे वाले समय में दीजिएगा, बाकी मेहमान मेरे वेट कर रहे हैं। अशोक यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? ये 2002, 2007, 2011, 2015 में भी हुआ है सर। टेक्नोलॉजी का थोड़ा उपयोग किया गया है और पारदर्शिता और ज्यादा कर दी है कि पुराना भी रिकॉर्ड आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो तब नहीं दिक्कत थी, आपके समय पर नहीं दिक्कत थी, कांग्रेस के समय पर नहीं दिक्कत थी, तो अब इस पर क्यों इतना ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों को, इतनी सारी परेशानियां हैं? और फिर किसी जाति को देखकर कैसे कोई पता कर सकता है कि ये जाति का वोटर आप ही को वोट करने वाला होगा? देखिए पारुल जी, आपने कहा कि 2002 में हुआ, 2012 में हुआ। देखिए एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आप अगर इसको सर्च करेंगे गहराई से तो आफ्टर 1952 ये पहली बार हो रहा है। जब से इलेक्टोरल प्रोसेस की शुरुआत हुई हिंदुस्तान में, तब से एसआईआर पहली बार हो रहा है। इसके पहले जो रिवीजन होते थे वो एक मतलब पीरियड पे, हर साल पे या हर चुनाव के पहले एक फिक्स इंटरवल पर फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नाम जोड़ना, नाम काटना, एडिट करना, ये सारे प्रोसेस भी लगातार करता था, हर साल करता था। अच्छा, दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, हमारे भाजपा के साथी नहीं बता पाए, उसका गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव का एसआईआर नहीं कराया गया और जो स्टेट असेंबली का जो वोटर लिस्ट होती है उसका, और उसका एसआईआर हुआ। सवाल यह है कि भारत का चुनाव आयोग तो एक ही है, चाहे वो राज्य चुनाव आयोग हो, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो। ये दोनों चुनाव आयोग कोई अलग अलग संस्था नहीं है, अलग अलग बॉडी नहीं है, ये सारे चुनाव आयोग एक ही है। तो उसी चुनाव आयोग के स्कैनर में पंचायत चुनाव में जो वोटर ऑथेंटिक हैं, जो सही वोटर्स हैं, उसी चश्मे में चुनाव आयोग का जो केंद्रीय चुनाव आएगा उस चश्मे से देखने पर वो वोटर जो है फर्जी हो जाते हैं। तो ये बात तो मुझे लगता है कि किसी के समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो 12 करोड़ 70 लाख के लगभग पंचायत चुनाव के ग्रामीण क्षेत्रों का वोटरों की संख्या है, जिसमें अगर शहरी वोटर्स मिला दिया जाए 4 करोड़ 32 लाख, ये संख्या हो जाती है 17 करोड़
हाँ 17 करोड़ 20 लाख। तो अब आप बताइए कि 17 करोड़ 20 लाख वोटर को जो राज्य चुनाव आयोग उसको कह रहा है ये वैलिड वोटर्स हैं, उसी 17 करोड़ 20 लाख में से जो केंद्रीय चुनाव आयोग है ये 12 करोड़ 55 लाख वोटरों को सही मान रहा है। तो ये लगभग 4 से 5 करोड़ वोटरों का जो डिफरेंस है कि जिनको केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है फर्जी वोटर्स हैं, उनको राज्य चुनाव आयोग कह रहा है सही वोटर्स हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है? ये बात तो जेन्युइन बात है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उठाया। तो दूसरी बात आपने पूछा कि ये कैसे पता चल जाता है कि आप लोगों को कि हमारे वोटर्स कौन है, आपके वोटर्स कौन है। इस बात को लेकर के हम लोग 1-2 नहीं 18,000 एफिडेविट्स दिए आफ्टर 2022 जो असेंबली इलेक्शन में, और उसका जवाब आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया। और यही बात हम लोगों ने लिख कर दिया था कि टारगेट करके हमारे वोटरों को चुनाव आयोग ने काटा है। इसका जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। अभी आपने दूसरा भी सवाल किया था, नहीं तो ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इसके पीछे आपके पास बैक क्या है कि क्यों आप ये आरोप लगा रहे हैं? कोई प्रूफ है, कोई तथ्य है आपके पास, कोई सूची है कि ये वोटर हमारा था, इस घर में हमारे, कहाँ है वो? कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास इस आरोप के पीछे। देखिए पारुल जी, जब जैसे एक वर्बल होता है कंप्लेन करना, जब राहुल गांधी जी वर्बल कंप्लेन करते हैं तो चुनाव आयोग कहता है एफिडेविट के साथ आइए। समाजवादी पार्टी एफिडेविट के साथ विद प्रूफ हमने चुनाव आयोग को डेटा के साथ दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बाइपोल इलेक्शन में जो 10 विधानसभाओं को चुनाव हुए, इसमें हमने विथ एविडेंस हमने वीडियो टैग किया, हमने वीडियो फुटेज के साथ साथ जो अभी एसआईआर को लेकर आपने हमारे इतने वोटर्स कट गए, इसको लेकर कोई शिकायत हुई है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की शिकायतें लगातार हम लोगों के पास एक एफआईआर का पूरा प्रोफार्मा है, और हमारे जो पीडीए प्रहरी हैं, हमारे जो बीएलएस हैं, इस काम को लगातार चुनाव आयोग तक कोई एप्लीकेशन आपके ऑफिशियल एप्लीकेशन आपकी तरफ से एसआईआर में हमारे इतने वोटर्स, इतने लोग के नाम नहीं है, काटे गए हैं या उन्होंने धांधली की, ऐसी कोई एप्लीकेशन आप लोगों ने लगाई? बिल्कुल, हम लोग तैयार कर रहे हैं एप्लीकेशन, और नहीं लगाई जो भी नहीं बिल्कुल हम लोग तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल कहा तो मैंने कहा इस तरह की चीजें होंगी चुनाव आयोग को हम लोग विथ एफिडेविट विथ एविडेंस सब कुछ के साथ, मतलब ये प्रूफ अभी आपने इसको लेकर कंप्लेन नहीं की है, विद फैक्ट्स आप लोग जाने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे ये बताइए, अभी जब राज्य सरकार की बात हो रही है, आपने वोटर्स का जिक्र किया 17 लाख समथिंग, जो राज्य सरकार ने जिस तरीके से वोटर लिस्ट बनाई है वो पैमाना अलग है, और अभी चुनाव आयोग जो कर रहा है केंद्र के चुनाव या लोकसभा विधानसभा के, वो पैमाना अलग है। इन दोनों के तरीके अलग हैं, और अगर यहाँ पर गड़बड़ियां पाई गई हैं तो उसे भी दुरुस्त करना होगा। आपको ये नहीं लगता कि अगर माइग्रेंट्स अगर इसमें नहीं है, या जो लोग यहाँ पर नहीं हैं उनको अगर नाम उनके हटाए गए हैं तो यहाँ पर भी हटने चाहिए? ये दोबारा से आपको ये बोलना चाहिए कि अगर क्योंकि बात तो यही हो रही थी ना कि जो वोटर्स नहीं हैं वो भी अगर उन वोटर्स का अधिकार ले रहे हैं जो यहाँ के नहीं हैं, तो इसीलिए तो फिर हम वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं इतने समय से। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब मैं इससे पहले दे चुका हूं और दोबारा देता हूं। देखिए, जो आपने कहा माइग्रेंट्स जो वोटर्स हैं, या जिसको ये लोग कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर, जिनको एक घुसपैठिया बताते हैं, ये माइग्रेंट्स मतलब वो भी सर जो यहाँ से काम करने के लिए बाहर चले गए, वही बस गए, दूसरे राज्य चले गए। हाँ, आपने अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये लोग उसको घुसपैठिया बता देते हैं। अच्छा, देखिए जो इस तरह की चीजें हैं वही सेम बीएलओ तो ठीक है, चुनाव का बीएलओ है, वो बीएलओ के पास जो पैरामीटर्स हैं कि वो सही वोटर है कि गलत वोटर है, वो पैरामीटर्स में कैसे 4 करोड़ से 4.5 करोड़ वोटर पंचायत चुनाव में ज्यादा हो जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये किस टेक्नोलॉजी से संभव है? ये किस मशीन से संभव है कि बीएलओ की निगाह में, चुनाव आयोग की निगाह में 4.25-4.5 करोड़ वोटर, जिसको केंद्रीय चुनाव आयोग फेक मानता है, गलत मानता है, उसको राज्य चुनाव आयोग सही मानता है। संभव ये भी है कि अभी तक उन लोगों के एसआईआर फॉर्म ही ना जमा हुए हों। नहीं, देखिए अब इस पे तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, इस पे चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। इस मामले पर हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, और राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इसका जवाब, अगर समुचित जवाब नहीं मिलेगा हमको तो हम इस पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपने एप्लीकेशन दी नहीं है तो जवाब कहां से आएगा आपके पास? जी, अभी तक आपकी एप्लीकेशन पहुंची नहीं है तो जवाब कहां से आएगा आपके पास? आप फैक्ट के साथ जाने वाले हैं ना। बिल्कुल, हम लोग मीडिया में बयान देकर चुनाव आयोग से जवाब लेंगे तो नहीं आएगा ना सर। नहीं, देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि 2022 हमने 18,000 एफिडेविट दिया था। हम लोग मैंने आपसे कहा, आपने कहा हमें जवाब नहीं दिया तो हम ये करेंगे। मैंने कहा आपने लिखित में कहाँ दिया अभी तक? हम लोग देखिए रिटेन में जाएंगे, लिखित में दीजिए, उसके बाद चुनाव आयोग से जवाब मांगिए ना सर। रिटेन में जाएंगे, रिटेन में नहीं मिलेगा संतोषजनक जवाब, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैंने कहा पहला कर्तव्य आपका है कि आपके वोटर कटे हैं, इतने कटे हैं, हमारे इतने घरों में इतने लोग रहते थे, उनको लेकर जाइए और उसके बाद चुनाव आयोग से कंप्लेन कीजिए। फिर जवाब ना आए तो फिर इस पर बहस हो सकती है। ये तो फिर आरोप है सिर्फ।
जो आप लोग नहीं, लगा आप रहे हैं। देखिए, नहीं फिर हम बीजेपी जिस- कह रही है आप जिस लोग अपनी process- जमीन तैयार कर रहे हैं क्योंकि 2022 में खिलखिला उठे थे, अभी डर सता रहा है। नहीं वो देखिए 2022 में खिलखिला उठे थे, 2024 भूल गए क्या? ऊपर से आसमान से गिरे खजूर पे अटके हो गए थे भाई साहब, 62 से 33 पे आ गए थे। तो ये न कहिए कि क्या हो गया था, 62 से 33 पे आ गए। हम लोग उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी, हमारे पीडीए समाज, हमारी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने हमको बनाया, तो हम लोग उस जनता के पास फिर जाएंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता ने हमको नंबर 1 का दर्जा दिया, उसी तरह से लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। कितना बेईमानी करेंगे वो लोग? ठीक है, ठीक है, लौट रही हूँ आपकी तरफ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ में चले जाती हूँ। सॉरी सर, अभिमन्यु जी थोड़ा सा लेट हो गया आप तक आते आते। अभिमन्यु जी, ये तो जो इस तरह की प्रोसेस है वो हर टाइम होती है, अलग अलग इलेक्शंस में होती है। कांग्रेस शासनकाल में भी इस तरह के रिविजन हुए हैं। ऐसे लोकतंत्र पर हमला आपके समय भी कहा गया था क्या? पारुल जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए पारुल जी, लोकतंत्र में अगर एक वोट भी किसी का कटता है गलत करे तो ये संवैधानिक प्रक्रिया पे सवाल उठता है। और एज अ विपक्ष हम लोगों को देखिए अधिकार प्राप्त है कि सवाल करने का, और सवाल पूछा जाना बेहद जरूरी है। ऐसा यार जो पिछली बार हुई थी 2002, 2003, 2004 के दौरान, उसको 2003 कहा जाता है, तो उस दौरान एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई थी। आज के समय में जो बीएलओ पे बहुत अधिक प्रेशर पड़ा क्योंकि तैयारी नहीं थी, संसाधन की कमी थी, हार्ट अटैक से लेकर मृत्यु हो गई, बीपी बढ़ गया, बहुत सारी तमाम बातें आई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे। हमने इस एफआईआर प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 60,000 से प्लस हमारे बीएलए और 1400 से प्लस हमारे कोऑर्डिनेटर हर विधानसभा पे, जो कि लगभग 3 से 5 बैठते हैं। मंडल हमारी जो कमेटी है लगभग 5,000 लोग इस साथ में काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर वोट किसी की भी वर्ग की कटती है, किसी समूह की कटती है, तो बहुत चिंतनीय विषय है। और हम तो खुद ऐसा विपक्ष ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग मजबूत हो। चुनाव आयोग मजबूत होगा, चुनावी प्रक्रिया मजबूत होगा, तो देखिए लोकतंत्र बहुत मजबूत रहेगा। और हम तो सवाल करते हैं क्योंकि ये तो एंटी नेशनल कह देते हैं जब ईवीएम पे सवाल आते हैं, तो ये सरकार के की तरफ से जो आवाजें आती है वो उन लोगों को एंटी नेशनल कह देते हैं। तो अब जो इस प्रक्रिया को एफआईआर प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, तो उनको भी ये देशद्रोही बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अरे आप लोग तो देखिए इस तरीके की बातें करते हैं, आप लोग तो सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग तो पूर्ण तौर पे सहयोग कर रहे हैं। एज अ विपक्ष जो हम लोग काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देखिए देखने में क्या हो रहा है, आप जो पढ़ा लिखा वर्ग है वहां से आवाजें आ रही है सरकार से, वो सवाल पूछे। जब सवाल पूछ रहे हैं, अपने हक के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, चिकित्सा, शिक्षा, महंगाई, किसानी, रोजगार, ये बड़े मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। तो जब इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो वहीं से आवाजें दबाई जा रही है, और वहीं पे बहुत ज्यादा वोटें कटी है। इस बात को चिंतित होकर तमाम जो विपक्ष है, हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये वोटें किस स्तर पर क्यों कटी है और उसके कारण क्या है। वो डाटा जो है वो डाटा एक बार हम लोगों से भी शेयर कर दिया जाए। सर, जब आपके समय पर इस तरह की मतदाता सूची में पुनरीक्षण होता था, तब भी ये आरोप आपके ऊपर लगते थे। ये आरोप लगाए जाते थे, आपने अपने समर्थकों के नाम जानबूझकर जोड़े, दो नाम दो जगहों पर हैं, अवैध मतदाताओं की सूची को शामिल किया, लोगों को शामिल किया गया सूची में। ये तमाम जो आरोप हैं ये आपके ऊपर उस वक्त भी लगते थे। तो ये माना जाए कि एक पेटेंट क्राइटेरिया है, जो सत्ता में रहता है उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं। देखिए या आप लोग ऐसा करते थे? मैं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल इस तरीके का मामला नहीं। ये है कि जहां भी जैसे जो विपक्ष की सरकार है, खासतौर पर जहां भी कांग्रेस की सरकार है, ऐसा नहीं है कि मैं तो दूसरी बात भी कहना चाहूंगा कि अपराध भी नहीं होते हैं, अपराध भी होते हैं। हम लोग किसी को रोकते नहीं है। जरूर कांग्रेस के सामने बहुत सारी बातें, सवाल विपक्ष के द्वारा आते रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी को एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार और ये सब बातें नहीं कही, खालिस्तानी नहीं कहा। हमने कहा ठीक है, अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है तो हम उसमें सुधार करते हैं। ये तो अगर कोई विपक्ष का साथी, क्योंकि लोकतंत्र में तो हम लोग आवाज उठाएंगे और इनके कहने से आप लोग उसको सुधार कहते थे, इसलिए आपको दिक्कत है, या वो वहां से जो आरोप लगते हैं उस पर दिक्कत है? क्लियर तो कीजिए मुझे। आपके ऊपर आरोप लगते थे, मैं नहीं कहूंगा मैं चुप हूँ, ये वाले स्टेटस पे आप लोग आ जाते थे। उनकी तरफ से आप कह रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि आपके समय पर भी आरोप लगे हैं ना आपके? मैं तो क्लियर फैक्ट्स पूछ रही हूँ। हम कह रहे हैं आरोप लगते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली यही पॉइंट था मेरा कि तब जब भी जो सरकारें होती हैं इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इनका अहंकार बोलता है। आप देखें, ये मानेंगे ही नहीं कि प्रक्रिया ही गलत है, ये साथ में जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, लौट रही हूँ वापस बीजेपी की तरफ। हम लिए जाते हैं अपने दर्शकों को। तमाम मामले सामने आते हैं सर रत्नेश जी,
लेकिन उसके साथ ही अभी जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको न जाने कितनी कितनी उपाधियों से सम्मानित कर दिया जाता है। और अब जो प्रक्रिया को लेकर कहा जा रहा है बार बार कि अगर इस तरह का कोई डाउट भी है तो वो लोगों के सामने आ जाना चाहिए कि अगर इतने वोटर कटे और इस नाम के वोटर कटे हैं तो वो क्यों कटे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रियाओं पर, लोकतंत्र पर, संविधान पर, चुनाव आयोग पर लोगों को विश्वास होना चाहिए और अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, वरना सबका विश्वास उठने लगेगा सर इन सब चीजों से। देखिए पारुल जी, इलेक्शन कमीशन का जो अभी तक का ऑफिशियल डेटा है एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश का, उसमें उन्होंने बताया कि 2.88 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं, जिसमें मृतक, अप्रवासी या वो लोग शामिल हैं जिनका नाम एक जगह से ज्यादा बार एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड। 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस भेजा गया है कि आपका नाम कटा है, आप उपस्थित हैं या नहीं, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। अगर गलत तरीके से आपका नाम कट गया है तो आपका नाम जोड़ा जाए। 3.26 करोड़ लोगों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा। और एक चीज मैं अभी हमारे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथी पारुल जी कह रहे थे कि देश में लूपहोल आपका वही मिल रहा है ना सर कि पंचायत चुनाव के वोटिंग लिस्ट में इतने नाम ज्यादा, इतने नंबर ज्यादा, और केंद्र के चुनाव आयोग की जो लिस्ट है जो लोकसभा विधानसभा के लिए उसमें 17 लाख कम। तो ये लूपहोल तो मिल रहा है ना। अब इसको लेकर तो आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी कि राज्य सरकार की सूची को विपक्ष सही माने या फिर चुनाव आयोग की सूची को सही माने, राज्य चुनाव आयोग की या फिर केंद्र चुनाव आयोग की। क्या करे बताइए। देखिए पारुल जी, यहाँ भी हमें एक चीज समझने की जरूरत, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है तो वो सही काम नहीं कर रहा है या फिर आपका। मैडम मैं जवाब दे दूं। हाँ। मैं जवाब दे दूं, आप मुझे समय दे दे तो मैं जवाब। जी प्लीज जल्दी। लेकिन पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री काल में हुआ था, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव कराने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करता। रत्नेश जी, लेट मी क्लियर, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, वोटर राज्य चुनाव आयोग के लिए अलग तो नहीं हो जाएगा ना? मैडम यही तो समझना है, यही तो समझना है। बहुत शॉर्ट में 2 लाइन है अब आपके पास, उसमें बता दीजिए। चुनाव की वोटर लिस्ट, मैडम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अलग है और स्टेट इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट अलग है। मैं अगर 4 लोगों को लेकर आऊं, चारों 18 साल के ऊपर हो गए, फिर वो पंचायत चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, वोट डालने का अधिकार तो है ना। अब पारुल जी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हो सकता है कि मेरा पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम हो लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट में नाम ना हो। कहीं तो गड़बड़ है, कोई तो काम ढंग से नहीं कर रहा है। नहीं सुनिए तो, कहीं तो गड़बड़ है। सुनिए तो, ऐसे मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ। कैसे? अब थोड़ा उदाहरण नहीं चाहिए सर, हर एक मतदाता का हक चाहिए, जो उसका अधिकार है वो अधिकार उसके साथ रहने दीजिए। जहां गड़बड़ियां हो रही हैं उसको ठीक कीजिए, और जिसका अधिकार नहीं है, जो उस देश का वासी नहीं है या इस राज्य में नहीं रह रहा है, वो भी वहां मेंशन होना चाहिए। अब मैं समय, क्योंकि अब मेरे पास कम है, इससे ज्यादा मैं नहीं जा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो एसआईआर को लेकर बवाल हो रहा है, रार है, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई सारे लोग जद में आ रहे हैं, वो जिनके पास इस देश में रहने का कोई प्रमाण नहीं है, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो यहाँ के नागरिक हैं। तो फिर आप कहाँ के नागरिक हैं? आप अगर यहाँ पर आप जन्मे हैं, इस धरती पर जन्मे हैं, तो कुछ तो पैमाना होगा जिस पर आप ये साबित कर सके कि आप इस देश के नागरिक हैं। वो लोग इज्जत में आ रहे हैं। दूसरे वो भी जो यहाँ पर कहीं से आ गए हैं, तो उनको रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो कोई ना कोई दस्तावेज आपके पास होगा कि आप ये बता सके कि हाँ हम यहाँ के रहने वाले हैं। चाहे आपके दादा, नाना, परदादा या फिर आपके मदर फादर के कोई भी परिचित, अगर वो भी कुछ भी नहीं है तो फिर आपके पैदाइशी के सबूत, चाहे आपने हॉस्पिटल में बर्थ नहीं भी लिया हो तो भी, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कैसे मान लिया जाएगा कि आप इस देश के नागरिक हैं? और यहाँ इस पर हो रही है राजनीति। दोनों ही दल अपने अपने तर्क दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो लोग पात्र नहीं है उनको हटाया जा रहा है। सपा और विपक्षी दल ये बता रहे हैं कि उनके वोटर्स स्पेशली जो उन्हें वोट करते हैं, पता नहीं कहां से कौन सी मशीन है, कौन सा लेंस है उनके पास, जो वो देख लेते हैं कि ये वोट का नाम है और ये हमारा वोटर है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और जिसकी शिकायत अभी तक हुई ही नहीं है, वो आरोप लग रहे हैं। अब उसको लेकर कह रहे हैं कि हम लिखित में देंगे, फिर चुनाव आयोग हमें अगर लिख कर देता है तो फिर आगे बात होगी। जब आपने लिखित में कंप्लेन ही नहीं की है तो चुनाव आयोग आपको जवाब कहां से देगा? ये कुछ चीजें जिसे समझना आपके लिए जरूरी है कि वाकई जमीन तैयार की जा रही है आने वाले चुनाव के लिए।
हार की या जीत की? दीजिए इजाजत, नमस्ते।